नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। नेपाल के विराटनगर के एक होटल के कमरे से आई मौत की खबर ने बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री, राजनीति और सोशल मीडिया में जबरदस्त हलचल मचा दी है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत अब एक बड़ा रहस्य बन चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्रिंस यादव की मौत हुई कैसे, बल्कि ये भी है कि क्या ये एक सामान्य मौत थी, क्या उन्होंने कोई दवा खाई थी, क्या उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नेपाल पुलिस की जांच के पास है, जिसका इंतजार पूरा परिवार और हजारों समर्थक कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला उस समय सुर्खियों में आया जब नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में प्रिंस यादव की मौत की खबर सामने आई। आपको बता दें कि प्रिंस यादव यही वो शख्स थे जिन पर खान सर की कोचिंग पर हमले का मास्टरमाइंड जिनको करार दिया गया था। शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत किन परिस्थितियों में हुई, होटल के कमरे में आखिर क्या हुआ, प्रिंस की तबीयत कैसे बिगड़ी और मौत से पहले उनके साथ कौन था। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, और यही वजह है कि ये मामला अब एक साधारण मौत से आगे बढ़कर रहस्य और विवाद का विषय बन गया है। प्रिंस यादव का पार्थिव शरीर जब बिहार के सहरसा जिले स्थित उनके पैतृक गांव धमसैना पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव की गलियों से लेकर शमशान घाट तक लोगों का सैलाब दिखाई दिया। हर किसी की आंखें नम थी। हर चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर एक युवा जिंदगी अचानक खत्म कैसे हो गई। खासकर वो शख्स जिसके आसपास कई सारे सवाल पहले ही घूम रहे थे, जिसका भाई जेल में बंद था, कोचिंग विवाद का सरोकार जिसके साथ था, आखिर अचानक उसकी मौत हो जाए तो तमाम सवाल उठने लाजमी भी हैं। सोमवार देर रात पूरे राजकीय और सामाजिक सम्मान के साथ प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान माहौल बेहद भावुक था। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी कि मौत के पीछे का सच आखिर कब सामने आएगा। इसी बीच इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक और प्रिंस यादव के बड़े भाई रोशन आनंद जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सीधे अपने गांव पहुंचे। अपने छोटे भाई को अंतिम विदाई देते समय रोशन आनंद कई बार भावुक नजर आए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनसे छीन लिया गया। रोशन आनंद ने कहा कि उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जिस तरह हजारों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उन्हें हर व्यक्ति में अपना प्रिंस दिखाई दे रहा है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अच्छे समय में नहीं तो कम से कम बुरे समय में वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके इस बयान ने वहां मौजूद लोगों को बेहद भावुक कर दिया। लेकिन भावनात्मक माहौल के बीच रोशन आनंद ने कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जिन्होंने इस पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं बल्कि उसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि प्रिंस यादव की हत्या करवाई गई है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा गहन जांच होनी चाहिए। यही नहीं, रोशन आनंद ने यह भी दावा किया कि जब वो जेल में बंद थे तब उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई, उनको भी मारने की कोशिश और प्लानिंग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर उन्हें खत्म करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की और हर संभव मदद प्रदान की गई। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ कुछ दिन पहले पटना में हुए उस कोचिंग विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, जिसने राज्य भर ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। पटना में दो चर्चित कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि कथित तौर पर हिंसा, तोड़फोड़ और हंगामे की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान प्रिंस यादव का नाम भी चर्चा में आया। बताया जाता है कि विवाद के बाद प्रिंस यादव बिहार छोड़कर नेपाल के विराटनगर चले गए थे, क्योंकि उनके भाई रोशन आनंद जेल में थे और उनको जमानत नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां एक होटल से उनकी मौत की खबर सामने आ गई। इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेपाल जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। क्या वो किसी दबाव में थे? क्या किसी ने उनसे मुलाकात की थी? क्या उन्होंने कोई दवा या अन्य पदार्थ का सेवन किया था, या फिर मौत के पीछे कोई और वजह थी? जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि होटल के कमरे में अंतिम समय में आखिर क्या हुआ। क्या कमरे में कोई और मौजूद था? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मामले को नई दिशा दे सकता है? क्या मोबाइल फोन रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं?
फिलहाल नेपाल पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्षी दलों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इतनी संवेदनशील और चर्चित घटना की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की आशंका को दूर किया जा सके। दूसरी ओर इस मामले में लगाए गए आरोपों को लेकर खान सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि प्रिंस यादव के भाई रोशन आनंद ने खासतौर पर सीधे सवाल दागे हैं खान सर पर और इस पूरे मामले में उनको जोड़ा है उनके भाई की मौत से। उन्होंने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। खान सर का कहना है कि जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। खान सर का कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों को अपना काम पूरे करने देना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मानी जा रही है। यही रिपोर्ट बताएगी कि प्रिंस यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई और मौत की वास्तविक वजह क्या थी। और तब तक ये मामला सवालों, आरोपों और रहस्य के बीच उलझा हुआ है। अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेंगी कि ये एक सामान्य मौत थी, आत्महत्या थी, दुर्घटना थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। हम अपने भाई के दाह संस्कार में जा रहे हैं, इसलिए हम पूरी बात अभी नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं अपने तरफ से। पहली बात यह कि छात्र एवं छात्राओं को विधि व्यवस्था बना करके कानून का साथ देते हुए, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और हमने अपना भाई खोया है, हमें आप जैसे छोटे छोटे भाई के साथ की जरूरत है, आप हमारा साथ दें। और मैं पटना पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, बिना जांच किए हमारी अरेस्टिंग क्यों? फैजल खान को किस नेता का संरक्षण प्राप्त है? किस नेता के दबाव में आकर के हमारी गिरफ्तारी हुई है? किस नेता के दबाव में आकर के हमारी गिरफ्तारी हुई है? और आपको अगर हम देखें तो पटना पुलिस जब फैजल खान पर केस हुआ, पटना पुलिस को 48 से 72 घंटे का समय मिला गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन पटना पुलिस ने किस नेता के कहने पर फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया? किस नेता के कहने पर फैजल खान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? पटना एसएसपी से मेरा सवाल है। और मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है। और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। फैजल खान कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, कितना झूठा है, क्या आप उसको सर कहेंगे? क्या आप उसको शिक्षक कहेंगे? गोली किसने चलवाया? फैजल खान ने गोली चलवाया। और आरोप किस पर लगाया? हम पे लगाया। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और वो गार्ड चाहता है गार्ड इस वजह से। और साथ ही साथ जो है वो अपना ध्वंस दिखाना चाहता है। और बिहार में, उत्तर प्रदेश का होकर के बिहार में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो है रूम मालिक के साथ मिल करके जो है, रूम मालिक के कंधा पर बंदूक रख करके जो है किसान कोल्ड स्टोर के रूम मालिक आरएस प्रसाद और फैजल खान दोनों ने मिल करके हमारी भाई की हत्या करवाई है और हमारी भी हत्या करवा सकता है। और हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि रूम मालिक का बेटा करोड़ों रुपया का जिम खोला है, वो पैसा कहां से आता है? वो कैश में पैसा लेता है। और
जेल में भी गार्ड के द्वारा हमारी हत्या की प्रयास करवाई गई। और फैजल खान झूठा है, और जो चुनचुन गार्ड से जो है जबरदस्ती बयान लिया गया है। फैजल खान का वो गार्ड नहीं था, बल्कि वो कोचिंग का गार्ड था। उस गार्ड को पैसा हम भी देते थे। और बीपीएससी आंदोलन आप याद कीजिए, 70वीं बीपीएससी आंदोलन, क्या कहा था फैजल खान ने? हमारे पास सबूत है, हम सबूत देंगे, लेकिन उसने सबूत दिया। आप इन्हीं सब चीजों से पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झूठा और षड्यंत्रकारी है फैजल खान। और जेल पर अपने गार्ड के जरिए हमारी हत्या की भी प्रयास करवाई गई। और हमारी सरकार से दो मांग है। हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो। और फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके जो है षड्यंत्र रचा है। कई टीचरों को बर्बाद किया है और हमें भी बर्बाद करने की साजिश रची गई है। और हम आप सभी मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमें अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाना है। मैं हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। हमें आप सभी भाइयों के सहयोग की जरूरत है। आप सभी भाई हमारा सहयोग करें। धन्यवाद सभी लोगों को। हमने क्या खोया है? हमने वो खोया है जो नहीं आ सकता है। हमने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज खोया। है। हमें आप सभी छोटे भाइयों के सहयोग की जरूरत है। सभी मीडिया भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज को बुलंदी से रख रहे हैं। धन्यवाद। उसने हमें जेल में भिजवाया, साजिश के तहत उसने हमें जेल में भिजवाया और हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। फैजल खान की गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे। पटना पुलिस रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पूरी सशक्त हो जाती है और फैजल खान को नेता के संरक्षण की वजह से गिरफ्तार करने में पटना पुलिस कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? और करोड़ों रुपया हमको जेल में डलवाने के लिए करोड़ों रुपया फैजल खान ने बहाया है। किसको दिया है ये जांच का विषय। आप लोग पता कीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग पता कीजिए। मैं नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन नेता का संरक्षण प्राप्त है। हमको नहीं पता है, सरकार में है या विपक्ष में नहीं पता है, लेकिन नेता का संरक्षण प्राप्त है। मैं नेता का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन फैजल खान को नेता का संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने हमें पूरी तरीका से प्रताड़ित किया। पटना पुलिस ने हमारा क्या नहीं किया है? पटना पुलिस ने जितना हो सकता था उतना हमको प्रताड़ित किया है। मेरे आंसू सूख गए हैं जेल में, मेरे आंसू सूख गए हैं। आंसू नहीं आ रहा है आंख में। मैं अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगा। कोई बीमारी नहीं थी, मेरा भाई स्वस्थ था, मेरे साथ रहता था, मेरा भाई पूरी तरीका स्वस्थ था।